अभी क्या है कि थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था अपने लेक्चर में, व्याख्यान में, तकनीकी कारणों से बच्चों। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, 1934 में मैंने सीएसपी के बारे में बताया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी दल, जिसके जो जयप्रकाश नारायण और जिसके सुभाष चंद्र बोस इसमें शामिल थे, और उद्देश्य समाजवादी लक्ष्य था। मैंने बताया था कि अभी जो वामपंथी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी, उसके बाद दो घटनाएं हुई थी 1925 में। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन एम एन रॉय के द्वारा, और दूसरा आरएसएस का गठन। अब ये दो धुर विरोधी संगठन थे, लेकिन इन्होंने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को अपने अपने स्तर पर प्रभावित किया। नेगेटिव्स पॉजिटिव्स दोनों के थे, लेकिन कुल मिलाकर एक ये भी तत्व था राजनीतिक आंदोलन में, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। 1934 में जो समाजवादी कांग्रेस समाजवादी दल था सीएसपी, उसका मुख्य उद्देश्य ही था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको समाजवादी लक्ष्यों से जोड़ना। और इसलिए अब सिर्फ औपनिवेशिक साम्राज्य से मुक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि बात ये भी थी कि हमें सामंती शासन से मुक्ति मिले। ऐसा वामपंथी दल कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य था। और जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित कांग्रेस के अंदर के लोग थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, तो उन्होंने इसलिए सीएसपी शुरू की, और इसलिए बड़ा बदलाव आया। बाद के वर्षों में हम देखते हैं कि कांग्रेस का भी लक्ष्य समाजवादी होने लग गया था। फिर 1935 में एक बड़ी घटना हुई। घटना ये थी कि जो भारतीय थे उनको संतुष्ट करने के लिए, भारतीयों को शासन में भागीदार देने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कानूनी कदम उठाया गया, और वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके अंदर प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत आया। यानी प्रांतों में अपने स्वायत्त शासन की स्थापना, जिसके माध्यम से प्रांतों में जो है वो भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंपने की कोशिश की गई। और बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि 1935 के एक्ट को बाद में कांग्रेस ने भी हालांकि इसकी आलोचना की, लेकिन इसको स्वीकार भी किया। तो 1935 का एक्ट एक ऐतिहासिक कदम था, भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में एक अब तक का सबसे बड़ा कदम था। फिर 1936 और 37 में दो और घटनाएं हुई। 1936 और 37 में जो है वो फैजपुर और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से उसी पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को दोहराया गया, समाजवादी लक्ष्य को दोहराया गया। और इसी लक्ष्य के साथ फैजपुर और लखनऊ अधिवेशन के बाद धीरे धीरे निर्णायक लड़ाई हुई। 1937 में 1935 के एक्ट के तहत प्रांतों में चुनाव हुए, और उन चुनावों में एक बड़ी घटना ये हुई कि कांग्रेस ने पहली बार हिस्सेदारी की। तो कांग्रेस ने भाग लिया, और 9 प्रांतों में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें बनी। कांग्रेस ने पहली बार सत्ता संभाली, और इसके साथ ही 1937 के चुनावों में, प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग की करारी हार हुई। मुस्लिम लीग जो है उसने अपने जो सांप्रदायिक मांगे थी उसके आधार पर वो मुस्लिम आरक्षित सीटों पर लड़ी थी, लेकिन मुस्लिम आरक्षित सीटों पर भी मुस्लिम लीग की करारी हार हुई, और कांग्रेस को एक मौका मिला ये कहने का कि वो भारत में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि इसका नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि मुस्लिम लीग थोड़ी प्रतिक्रियावादी हो गई सांप्रदायिक रूप से। बाद में मुस्लिम लीग ने 37 चुनावों के बाद कांग्रेस को ये ऑफर किया कि वो सरकारों में शामिल होना चाहती है। कहते हैं इतिहासकार, आलोचक ये कहते हैं कि यदि उस समय नेहरू जी ने, गांधी जी ने मुस्लिम लीग को सरकारों में शामिल होने का मौका दे दिया होता, तो शायद मुस्लिम लीग उतनी प्रतिक्रियावादी नहीं होती, और वो जो बाद में पाकिस्तान की मांग हुई और ये सब कुछ हुआ, वो शायद बचा जा सकता था। लेकिन उस समय नेहरू जी ने, गांधी जी ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम लीग की हार को देखकर ये कहा कि अब मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति खत्म हो गई है, और इसलिए वो जो है अब इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये एक ऐतिहासिक भूल भी मानी जाती है। खैर, तो ये हुआ। 38 और 39 में ये दो कांग्रेस के अधिवेशन हुए, हरिपुरा और त्रिपुरी, जहां पर एक और ऐतिहासिक घटना हुई कि उस समय तक कांग्रेस के एक छत्र नेता गांधी जी बन गए थे, लेकिन गांधी जी के एक छत्र नेता बनने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस जैसे यंग ब्रिगेड के लोग वो अपने एक अलग रणनीति के तहत आंदोलन चलाना चाहते थे, जिसमें हिंसा भी कुछ हद तक जायज थी। गांधी जी इसको अस्वीकार करते थे। इन सब के बीच जो कांग्रेस के अंदर का अंतर्द्वंद था,
वो 38 और 39 के हरिपुरा और त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशनों में खुलकर सामने आया, जब गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े और जीते दोनों बार। उन्होंने कांग्रेस के गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया, और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि गांधी जी के विरोध के बावजूद किसी का कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीत जाना ये ऐतिहासिक घटना थी। गांधी जी बहुत लंबे समय तक इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे, और बाद में गांधी जी के समर्थक लोगों ने, कार्य समिति ने सुभाष चंद्र बोस का असहयोग किया, और लगभग सुभाष चंद्र बोस बाध्य होकर 1939 में उन्होंने जीतने के बाद थोड़े दिन के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। बाद में वो कांग्रेस से अलग हो गए, कांग्रेस से उनको निष्कासित भी किया गया, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक। और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का रास्ता अलग हो गया। सुभाष चंद्र बोस एक उग्रवादी तरीके से, हिंसक तरीके से भारत को आज़ाद करना चाहते थे, वो एक अलग कहानी है कि किस प्रकार वो भारत से पलायन करके विदेश गए, मॉस्को गए, और फिर उसके वहाँ से जर्मनी से वो सबमरीन में बैठकर जापान गए, फिर वहाँ से जापान से फिर सिंगापुर आए, और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। फिर उत्तर पूर्व में जापानियों के सहयोग से सशस्त्र सेना का आईएनए, आज़ाद हिंद फौज का गठन करके वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, कुछ क्षेत्रों को, यहाँ तक कि मणिपुर, अंडमान तक को आज़ाद भी कराया। तो सुभाष चंद्र बोस का एक अलग रास्ता हो गया था, लेकिन उनको कांग्रेस से जाने पर बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उनके आंदोलन के तरीके थोड़े से गांधीवादी नहीं थे, इसलिए। खैर, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, तो अब राजनीति की दिशा थोड़ी बदल गई। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही ब्रिटेन ने भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। इसके विरोध में भारत में कांग्रेस ने इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि बिना कांग्रेस, बिना भारतीयों को की सलाह लिए हुए भारत को युद्ध में शामिल कैसे घोषित किया गया। अब अगर युद्ध स्वतंत्रता, स्वाधीनता की रक्षा के लिए था, तो पहले भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और इसलिए इसका विरोध करते हुए कांग्रेस ने इसका विरोध किया, और कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकारों ने सामूहिक रूप से 1939 में इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। मुस्लिम लीग, जो पहले ही कांग्रेस की सरकारों के विरोध में अभियान चला रही थी, उसने कांग्रेस के सरकार के इस्तीफे के दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, और काफी सांप्रदायिक घटनाएं भी। तब तक अंग्रेजी सरकार का मुस्लिम लीग को बर्दाश्त भी बहुत ज्यादा प्राप्त था, एक तरह से उकसावे की कार्रवाई मोटिवेट कर रहे थे अंग्रेजी सरकार कर रही थी मुस्लिम लीग को। और इन्हीं सब के बाद 1940 में वो एक कुख्यात मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ 1940 में लाहौर में, जिसमें जिन्ना के नेतृत्व में जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये कहते हुए कि भारत में मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये सिर्फ दो संस्कृतियां, दो धर्म नहीं है, बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं, और इनका एक साथ रहना असंभव है। इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश बना दिया जाए, भारत को विभाजित करके। ये जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था, ये काफी कुख्यात हुआ, और बाद के वर्षों में इसी आधार पर भारत का विभाजन भी हुआ। देखते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 1940 तक की ये घटना थी। इसके बाद की जो कुछ घटनाएं हैं वो मैं और अगले व्याख्यान में बताऊंगा आपको, और उसके बाद अपन 1942 के उस भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर आएंगे। इसी व्याख्यान का एक छोटा सा पार्ट पहले भी है, वो भी आप देख लें।